अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। एक्चुअली अभी मैंने कुछ लोगों की असाइनमेंट्स अभी रिसीव हुई है। कुछ लोगों ने रात को ही कर दी थी। जिन्होंने रात को की थी उनके लिए तो बेटा एक्सीलेंट, बाकियों के लिए गुड। क्योंकि अगर आप लेक्चर से 5 या 10 मिनट पहले मुझे असाइनमेंट सेंड कर रहे हो, इट मीन्स कि आप लोग सीरियसली नहीं ले रहे इस चीज़ को। तो हाँ, लेकिन जो कुछ लोग कर ही नहीं रहे, ये आयशा बच्चे आपकी फ़र्स्ट टाइम मेरे पास असाइनमेंट आई है, गुड। और इसके बाद बाकी बच्चों की असाइनमेंट्स भी मेरे पास आ गई हैं। और बेटे आप लोगों को जो रोज़ का काम दिया जाता है यू हैव टू डू, अगर आप वो करोगे तो डेफिनेटली आप भी उन लोगों में होंगे जिनके नंबर 100% होते हैं। पास तो सभी हो जाते हैं, 80-90% सभी ले सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो है बेटा 100%। अगर आप टॉप में हैं तो सबको ही नज़र आ रहे होते हैं। तो हमें जो प्रैक्टिस करनी है, हमें जो फिज़िक्स पढ़नी है वो 100% पढ़नी है। लाइक हमने नंबर लेने हैं 100%। जो हमारा जो मेन फोकस, जो हमारा जो मेन टॉपिक होना चाहिए, जो मेन मकसद है वो यही है कि मेरे बेटे वी हैव टू गेट 100% मार्क्स। तो आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है, जो कि कल से भी रिलेट करता है। हमने कहा कि फोर्स कांस्टेंट भी हो सकती है। ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए आपकी फोर्स, लाइक मेरे पास एक पाथ है, यहाँ ए पॉइंट है और ये मेरे पास कोई इस तरह का पाथ है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपने डिस्प्लेस करवाना है ए से बी। रास्ते में फोर्स कभी कम भी हो सकती है, कभी ज़्यादा भी हो सकती है। तो फिर उसके लिए हम जो टॉपिक का नाम रखेंगे वो होगा वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। हम लोगों ने जो कल वर्क का फॉर्मूला पढ़ा वो था वर्क इज अ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। Work is a scalar product or dot product of force and displacement in the direction of force. In the direction of force. In the direction of force. Work is a scalar product of force and displacement in the direction of force. अभी हमने work done by a variable force कैलकुलेट करना है। ये मैंने बॉक्सेस में बंद कर दिया जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए कि एक्चुअली हमने कैलकुलेट करना वर्क डन, और जो आज का मेन टॉपिक होगा वो वेरिएबल फोर्स है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक की पॉइंट बता दूं, वो ये है कि देखो सीधी सी बात है कि अगर यहां से यहां तक जाते हुए अगर मेरी वेलोसिटी चेंज होती, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो मैं सारी वेलोसिटीज को एड अप करके एवरेज निकालता। इसी तरह अगर यहां से यहां तक जाते हुए हर एक जगह पे फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो सारी फोर्सेस को क्या कर देंगे, हम एड अप कर देंगे। टोटल जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास वर्क आ जाएगा। अब ये है कि मेरा बेटा हम क्या करते हैं, अपने इस पूरे पाथ को ए से बी तक जो हमारे पास पाथ बन रहा है, इस पूरे पाथ को हम डिवाइड कर देंगे स्मॉल पैचेस में। और क्वेश्चन तो सबसे पहले माइंड में ये आता है कि भाई अगर आपने डिवाइड क्यों किया स्मॉल पैचेस में, यहां से यहां तक जाते हुए पाथ को स्मॉल पैचेस कहते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करना। क्यों भाई, आपके पास जो वर्क है, इस की पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा, जो वर्क है वो डॉट प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। एंड द डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होता है, इसमें कर्व तो नहीं आ सकती। तो यहां पे हम छोटे छोटे स्ट्रेट डिस्टेंस ले लेते हैं। ये इसको नाम दे देते हैं डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3। छोटे छोटे इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिया अप टू सोन हम यहां पे लास्ट वाला कह लेते हैं डेल्टा DN। आप कहते हो कि हर पाथ पे फोर्स की वैल्यू चेंज है, ये F1 कह लेते हैं। यहां पे कोई एंगल थीटा, यहां पे F2 आ गया आपके पास, यहां पे भी एंगल को क्या बन रहा है, थीटा। मैं दोबारा से फिर बता देता हूं कि मैं A से B तक गया, मेरी फोर्स चेंज हो रही है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया वेरिएबल फोर्स का। और वर्क कैलकुलेट करना है, यहां से यहां तक जाने में टोटल वर्क कितना हुआ, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पता होने चाहिए। हमने इस पूरे पाथ को, इस पूरे रास्ते को छोटे छोटे स्मॉल पैचेस, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम इसलिए किया कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस आ जाए। बिकॉज वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जी एग्जैक्टली ऐसे ही होगा जैसे कि कमेंट में लिखा, इस टाइम जब इस छोटे छोटे डिस्टेंस में वर्क फोर्स को ऑब्जर्व किया गया तो हर स्मॉल पैच पे फोर्स आपके पास अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट आ रही है। फोर्स इज कांस्टेंट। जब फोर्स की वैल्यू छोटे छोटे पैचेस में एक जैसी होगी
मतलब टोटल तो उसका डेफिनेटली ज्यादा ही आएगा। जब छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड किया तो अप्रोक्सीमेट हर एक पैच पे फोर्स की वैल्यू सेम आ रही थी। जब सेम चीज हो तो उसको एडअप करना भी हमारे लिए क्या होगा, आसान, और उसको कैलकुलेट करना भी क्या होगा, आसान। फोर्स यहां से यहां तक बदल तो रही है, लेकिन जब आपने उसको छोटे छोटे पैचेस में पाथ को डिवाइड कर दिया तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट में जो स्ट्रेट लाइन में फोर्स आ रही है छोटे छोटे पैचेस में, वो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है, एक जैसी। वो अप्रोक्सीमेटली क्या आ रही है, एक जैसी। तो हमने जो वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था बेटा, वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहां पे छोटे पैचेस के लिए हम डेल्टा का साइन यूज कर लेते हैं। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू F1 डेल्टा D1। F1 का मतलब ये है कि फोर्स F1 और है, यहां पे कोई फोर्स F2 भी है, F3 भी है, बिकॉज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर आप इसको खोलो तो आपके पास ये क्या बनेगा, F1 cos θ1 डेल्टा D1, cos θ1 डेल्टा D1 यहां पे आ गया। ये आपके पास Fn आ जाएगा और यहां पे जो एंगल बन रहे हैं, मतलब अप टू सोन n तक, हमें नहीं पता कि कितने पैचेस में डिवाइड किया, तो हमने n तक डिवाइड कर दिया इसको। अब ये था W1 के लिए। अगर W2 कैलकुलेट करना हो तो F के साथ 2 लिख दें, डेल्टा D के साथ भी 2 लिख दें। इसको अगेन इसके प्रोडक्ट ओपन करें तो F2 cos θ2 डेल्टा D2। इसी तरह अगर आप टू सोन चलते जाओ Wn तक तो ये आ जाएगा 2 की जगह n cos θn डेल्टा Dn। मतलब n की कोई भी वैल्यू रख लें, 1 कैलकुलेट करनी, 2 कैलकुलेट करनी, 3 कैलकुलेट करनी, 4 कैलकुलेट करनी, 5 कैलकुलेट करनी, व्हाटएवर। अब मेरे बेटे हमें एक्चुअली कैलकुलेट करना है A से B तक टोटल वर्क डन। A से B तक टोटल कितना वर्क कैलकुलेट हुआ, तो हम इस सारे वर्क की वैल्यूज को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग टुवर्ड्स A टू B। मूविंग टुवर्ड्स A टू B, इसको मैं रेज कर देता हूं। टोटल वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम A टू B क्या आता है, बड़ी आसान सी बात है भाई, इंडिविजुअली सारे वर्क को ऐड कर दें, बच्चों वाली बिल्कुल कैलकुलेशन है। सो टोटल वर्क विल बी इक्वल टू वर्क 1, वर्क 2, वर्क 3 अप टू सो जितने भी आपके पास पैचेस में डिवाइड किया, हमने कहा कि उसके लिए कोई खास लिमिट नहीं है, अप टू सोन n तक लिख दिया, यहां तक आप ऐड कर सकते हैं। इन तमाम वर्क्स को ऐड करना। पैचेस में मेरा बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा और फोर्स की वैल्यू भी सेम होगी। मैं बेटा आपको बता देता हूं एट द एंड ऑफ द टॉपिक, जब 5 मिनट रह जाएंगे, किन किन लोगों ने मुझे असाइनमेंट सेंड की है। आज की असाइनमेंट भी मैं बेटा साथ ही बता दूंगा जैसे ही आपका टॉपिक एंड होगा। मैं आपके कमेंट साथ साथ देख रहा था। खैर फिलहाल अगर आप कंसंट्रेट करें टॉपिक पे, जैसे हमारा ये लेक्चर खत्म होगा तो उसके बाद डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। सो टोटल वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस Wn। सिंपली वर्क 1 के लिए F1 cos θ1, साथ मेरा बेटा आपके पास आ गया डेल्टा D1। अभी किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर छोटे छोटे स्मॉल पैचेस में छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करने का फायदा यह हुआ कि हर पैच पे वर्क की वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो टोटल हम यहां से लेकर यहां तक सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास A से B तक जाते हुए वर्क की वैल्यू आ जाएगी। तो अब मेरा बेटा F1 cos θ1 डेल्टा D1, F2 cos θ2 डेल्टा D2 अप टू सोन प्लस Fn cos θn डेल्टा Dn। ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क डन। अब अगर मैं मैथमेटिक्स की जुबान में, मैथ की जुबान में इस पूरे फॉर्मूले को एक ही जगह में समराइज करना चाहूं तो यहां पे सम करने के लिए आपको याद होगा कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में भी आप ये समेशन का साइन इस्तेमाल करते हैं। आपकी वैल्यू 1 से n तक है तो इनिशियल वैल्यू 1 है और कहां तक जा रही है आपके पास n तक। I इज इक्वल टू 1 टू n, इनिशियल वैल्यू आपके पास क्या है 1 और कहां पे जा रही है n तक। साथ हमने लिख दिया f cos θ और साथ हमारे पास क्या आ रहा है बेटा डेल्टा D और इनके साथ भी I। ये आ गया आपके पास वर्क, टोटल वर्क डन बाय दी ऑब्जेक्ट। मैंने क्या किया मेरा बेटा, हमने सबसे पहले
अपने पाथ को, अपने पैच को, जिसमें ए से बी तक जाते हुए फोर्स की वैल्यू बदल रही थी, हमने उसको स्मॉल पैच में डिवाइड करके फोर्स की वैल्यू को अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट ले लिया। डिस्प्लेसमेंट भी छोटे डिस्प्लेसमेंट में सेम फोर्स आ रही थी। तो सारे हमने कहा जी वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी cos थीटा, जो कि हम कल भी प्रूव कर चुके हैं कि वर्क मैक्सिमम कब होता है, जब फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लगे और ऑब्जेक्ट उसकी ही डायरेक्शन में मूव करे। इट मींस फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में पैरेलल हो और उनके दरमियान एंगल 0 हो, तो उस वक्त वर्क आपके पास मैक्सिमम होता है। 90 पे आए तो वर्क आपके पास 0 होता है, लेस देन 90 हो तो वर्क आपके पास पॉजिटिव होता है, और अगर ग्रेटर देन 90 आ जाए तो वर्क आपके पास नेगेटिव होता है। तो ये चारों पॉसिबिलिटीज कल हम लोगों ने कर ली थी। कल आपने पढ़ा था बाय अ कांस्टेंट फोर्स के ड्यूरिंग द होल पाथ ए टू बी फोर्स की वैल्यू में किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा, तो बड़ी आसान सी बात होती है कि फोर्स की एक वैल्यू है, टोटल डिस्प्लेसमेंट देख लें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, वर्क। अब हमारे पास सिचुएशन इस तरह की थी कि ए से बी तक जाते हुए फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमने क्या किया कि कैलकुलेशन तब आसान होती है जब फोर्स की एक वैल्यू, जब बार बार चेंज हो रही है तो उसको कैलकुलेट करना या काउंट करना क्या होता है, मुश्किल। तो उसके लिए हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, छोटे छोटे स्मॉल पैचेस ले लिए और डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3, और हमने ऑब्जर्व किया कि हर एक जगह पे फोर्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आ रही थी, सेम। फोर्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट क्या आ रही है, सेम। जब फोर्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट सेम आ रही है तो हमने वर्क 1 कैलकुलेट किया। डेल्टा का साइन मैंने बताया था कि मोस्टली हम तब यूज करते हैं जब हम स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं। तो डेल्टा W1, डेल्टा W2, डेल्टा W3, ये आपके पास ये आ गया। F1, F2, F3 फोर्सेस थी। वर्क कैलकुलेट कर लिए। टोटल कैलकुलेट करने के लिए यहां से यहां तक जितना वर्क है उसको ऐड कर दिया, भैया ऐड कर दिया हम लोगों ने, फॉर्मूला लिख दिया। फिर आपने कहा कि इस पूरे फॉर्मूला को समराइज करना हो किसी एक फॉर्मूला में, कि मैं अगर उसमें अपनी मर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो मेरे पास आ जाए। मतलब वर्क 1 कैलकुलेट करना चाहता हूं तो आई की जगह 1 1 रख दे, 2 कैलकुलेट करना है तो आई की जगह 2 2 रख दे, और एक वर्क 3 कैलकुलेट करना चाहते हैं मेरा बेटा तो इसकी जगह पे 3 3 रख दें, तो टोटल वर्क डन आपके पास ये आ गया। कल हम लोगों ने यही बात पढ़ी थी कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, आज हमने पढ़ लिया वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अगर आप लोगों को इस बात का बड़े अच्छे से पता हो कि कल जब हम लोगों ने ग्राफिकल इंफॉर्मेशन भी देखी थी कि ग्राफ कैसे बनता है, और कल वाले ग्राफ में एक रेक्टेंगल बन रही थी पूरी, क्योंकि फोर्स आपके पास कांस्टेंट आ रही थी ऐसे और यहां तक कोई डिस्प्लेसमेंट था, तो एक रेक्टेंगल बनी थी। इस रेक्टेंगल फोर्स को आपने वाई एक्सिस पे लिया था, डिस्प्लेसमेंट को एक्स पे, दोनों का जब लेंथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला तो वर्क इक्वल आ रहा था। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला तो वो वर्क इक्वल आ रहा था। यहां पे बन रही थी सिर्फ एक रेक्टेंगल, लेकिन अब हमने अपने पूरे पाथ को ए से बी तक एक जैसे पैचेस में, इक्वल पैचेस में डिवाइड कर दिए। डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, फोर्स भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, फोर्स भी सेम है, तो वहां पे हर एक पाथ में आपके पास जो वैल्यू आएगी वर्क की वो भी क्या आएगी, सेम। आए बेटा इन जनरली लिखा गया है कि यहां पे अगर आप वर्क 1 कैलकुलेट करना चाहें तो आई की जगह 1 1 लिख दें, 2 कैलकुलेट करना चाहें तो आई की जगह 2 कैलकुलेट कर लें। एक्चुअली उसने बताया कि इनिशियल वैल्यू आपके पास 1 से लेकर यहां तक जो वर्क है वो आपने n तक लिखा, साथ आपने समेशन लिखा। इन सबको क्या किया गया, 1 से n तक एडअप, तो उसके साथ समेशन का साइन आ गया। किसको एडअप किया और उसके साथ क्या रहा, F1 cos थीटा 1 एंड डेल्टा D1। आज हम बात करते हैं अगर हमारे पाथ को A से B तक स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया है तो हर एक पैच के लिए कांस्टेंट फोर्स है, एक फोर्स है, तो डिफरेंट रेक्टेंगल्स बनेगी। अब सिंपली मैं वही बात करूंगा कि उन सारी रेक्टेंगल्स का अगर एरिया एडअप कर दिया जाए तो अगेन हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। जैसे कि हम यहां पे बात कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस पे आप फोर्स लेते हैं, यहां पे F cos थीटा ले लें, F cos थीटा 1, F cos थीटा, क्योंकि आपने टोटल वर्क कैलकुलेट करना है, सिर्फ वर्क की वैल्यू नहीं। F cos थीटा ले लें और यहां पे आप क्या ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि डेल्टा D, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अब यहां से आपने जाना है A से B तक आपने अपने पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में डिवाइड कर दिया। जब स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया, लाइक ये आपका पाथ है, तो स्मॉल पैचेस में डिवाइड करें, यहां से ये
इसको आपने नाम दे दिया डेल्टा D1, इसको स्ट्रेट लाइन लें, ये डेल्टा D2, यहां पे स्मॉल पैच लें डेल्टा DT, ये आपके पास इस तरह स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लेते जाएं अप टू सोन डेल्टा N तक। मतलब यहां पे अगर इसको ऑब्जर्व करो, किसी एक को ऑब्जर्व कर लीजिए, चलो इसको मैं शेड कर लेता हूं। इसको अगर मैं शेड करता हूं तो मेरे पास ये क्या बन रही है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, जिसकी कोई सी दो साइड्स आपस में इक्वल हो, इसकी ये साइड इक्वल आ रही है। कांस्टेंट फोर्स में भी क्या कल वाले ग्राफ में बन रही थी, ये एक रेक्टेंगल, इसमें भी क्या बन रही है, डिफरेंट रेक्टेंगल। जब स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया आपने पाथ को, यहां पे डेल्टा DN आ जाएगा, डेल्टा D3, डेल्टा D4, डेल्टा D2। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है पेज नंबर 79 पे। इन सिंपली मैं यही कहूंगा ना कि आपके पास अगर F1 cos थीटा 1, F2 cos थीटा 2, F3 cos थीटा 3 अप टू सोन Fn cos थीटा, इन सबको एडअप किया जाए तो आपके पास क्या आता है, वर्क। इसी तरह बेटा अगर एक रेक्टेंगल का एरिया आपके पास F डॉट D आता है तो दूसरी रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, F2 डॉट D2, तीसरी का क्या आएगा, F3 डॉट डेल्टा 3। तो हर रेक्टेंगल का एरिया ऐड करके सारी रेक्टेंगल्स का एरिया एडअप करें तो आपके पास क्या आ जाता है, टोटल वर्क डन। ये थी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि वहां पे एक कांस्टेंट फोर्स है, यहाँ पे डिफरेंट फोर्सेस कांस्टेंट हैं, तो हर एक के लिए रेक्टेंगल आ रही है, किसके लिए छोटी रेक्टेंगल, किसी बड़ी लिए। तो आपके पास क्या होगा, आप इस रेक्टेंगल्स का जब एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया रेक्टेंगल का कैलकुलेट करने से सारी रेक्टेंगल्स के एरिया को एडअप करें तो वो भी किसके को लाएगा, टोटल वर्क के। उसके बाद एक और बात, आप लोगों को अगर चैप्टर नंबर 3 रिकॉल करवाऊं, अगर चैप्टर नंबर 3 में आप ये कहते थे कि जब दो पॉइंट्स के दरमियान डेल्टा D अप्रोचेस टू 0 लिया जाता था तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस तरह का कुछ आता था। अब यहां पे अगर मैं ये बात करूं कि जब मैंने अपने इस पूरे पाथ को, अपने इस पूरे रास्ते को A से B तक जहां पे मुझे मूव करना था, जब मैंने इसे स्मॉल डिस्टेंस में डेल्टा D में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर दिया, तो मेरे पास वैल्यू ज्यादा एक्यूरेट आ गई। इससे पहले जब ये पूरे पाथ में था, कुछ जगहों पे फोर्स की वैल्यू कम थी, कुछ जगहों पे फोर्स की वैल्यू ज्यादा थी, तो मेरे लिए वर्क कैलकुलेट करना मुश्किल था। मैं अगेन अपने यही अल्फाज रिपीट कर रहा हूं कि मैंने पूरे पाथ को स्मॉल पैचेस में इसलिए डिवाइड किया ताकि मेरे पास जो वर्क की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेट आ सके। अगर स्मॉल पैचेस में डिवाइड करने से डेल्टा फोर्स की वैल्यू अप्रोक्सीमेट कांस्टेंट होती है, वर्क की वैल्यू सेम आती है, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा D जितना स्मॉल कर दिया जाएगा, डिस्टेंस जितना कम कर दिया जाएगा, वर्क उतना ही ज्यादा एक्यूरेट आएगा। इट मींस इन जनरल मैं कह सकता हूं कि डेल्टा D अगर अप्रोचेस टू 0 आ जाए बट नॉट इक्वल टू 0, 0 के करीब बट नॉट इक्वल टू 0, इतना छोटा कर दिया जाए तो वर्क उतना ही ज्यादा आपके पास क्या आएगा, एक्यूरेट। मैं इस फॉर्मूले के साथ लिमिट अगर लगा दूं कि जी अगर डेल्टा D को अप्रोचेस टू 0 कर दिया जाए तो वर्क आपके पास क्या आएगा, एक्यूरेट, मोस्ट एक्यूरेट। तो अब मेरा बेटा अगर आप इस पूरे ग्राफ में देख लें पेज नंबर 80 पे भी, तो आपके पास F cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट dr है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाता है, वर्क लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो अब मेरे बेटे आपको इस पूरे टॉपिक में जो भी कंफ्यूजन है बेटा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर टुमारो, जैसे जैसे तरतीब के साथ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड कल पढ़ेंगे, पावर एंड वेलोसिटी परसों पढ़ेंगे, एनर्जी के टाइप्स के बाद हमारे पास आ जाती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा वो रैंडमली जैसे जैसे लेक्चर्स की डिवीजन आपके पास आती जाएगी उसी के साथ हम करते जाएंगे। तो अब मेरा बेटा आपको इससे रेलिवेंट वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स कुछ पूछने हैं तो पूछ ले बेटा। ये जो स्लोप बन रही है वो ये चीज बता रही है कि आपका पाथ स्ट्रेट लाइन में नहीं है, लाइक ऐसे पाथ कर्व की फॉर्म में आ रहा है A टू B। तो मैंने ग्राफ में भी ये A टू B ऐसे ही बनाया, लेकिन स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस नीचे ग्राफ पे एक्स एक्सिस पे लिया गया है, डेल्टा D1 डेल्टा D2। अगर आप ऊपर देखें तो हर एक पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करने का मतलब भी यही था कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस लिया जाए। जी हफ्सा ने पूछा व्हाई इट इज नेसेसरी टू टेक द कांस्टेंट फोर्स। अगर आप बेटे वर्क कैलकुलेट करना चाहते हो एंड यू डोंट नो द वेरिएबल वैल्यू के हर एक पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या होगी, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द वर्क
तो हम कैसे कैलकुलेट वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए और उस डिस्प्लेसमेंट में कितनी फोर्स लग रही है। आपने किसी ऑब्जेक्ट को कभी हल्के से जोर लगाया, कभी ज्यादा जोर लगा रहे हो, कभी नहीं लगा रहे, तो हर एक पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो हमने क्या किया, उस पूरे पाथ को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया। जब छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करके फोर्स की वैल्यू देखी तो अप्रोक्सीमेट सब पे फोर्स की वैल्यू क्या आ रही थी, सेम। जब आपके पास 1 2 3 सबकी वैल्यू क्या आ रही है, सेम। तो इसलिए अगर आपको टोटल नंबर ऑफ पैचेस पता होंगे, उन सब पे फोर्स की वैल्यू सेम रखने से आप वर्क की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेटा जब ये इससे रेलेवेंट के अलावा कोई टॉपिक है, रियल एंड अपेरेंट वेट, तो जहरी सी बात है जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ेगी तो इंशाल्लाह उसकी डिटेल में बात करेंगे। इस टॉपिक के अलावा हाँ, ये वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। इसका ग्राफ आपने बनाना होगा, वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, और आज की जो असाइनमेंट होगी उसमें आपने सिंपली इसकी डेरिवेशन with diagram, जैसे कि पार्टिकल एक्टेड अपॉन अ वेरिएबल फोर्स मूव्स अलोंग द पाथ शॉट फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। कोई भी पार्टिकल जो ए से बी मूव करे उसके पैचेस दिखाए गए। इस पैच के साथ आपने टोटल वर्क यहां तक कैलकुलेट करना है। उसके बाद आप ग्राफिकल इंफॉर्मेशन में आ जाएंगे कि अगर इस तमाम रेक्टेंगल्स के एरिया को एडअप कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल वर्क डन डिस्प्लेस्ड बाय, या टोटल वर्क डन बाय द पार्टिकल मूविंग फ्रॉम ए टू बी। आप लोगों की जिनकी मेरे पास असाइनमेंट आई है उनमें से आयशा है, मुकद्दस, असजद और भी बहुत से लोग हैं, मैं उनका नाम लेना। इवन कि मैंने कुछ लोगों की पोस्ट भी कर दी थी असाइनमेंट। तो अब्दुल्ला आज लेट हो गया नेट की वजह से। मेरा बेटा आपको क्लास लेनी पड़ेगी, अगेन आपका टेस्ट होगा, और ज़रूरी ये नहीं होता कि हर दफ़ा आप लोगों ने अगर एक दफ़ा 20 नंबर ले लिए तो दोबारा नहीं लेने, तो दोबारा फिर आपको नंबर लेने होंगे। F1 प्लस F2 तक की जगह FI लिखेंगे, सर बता दें कि ये ठीक है कि नहीं। बेटे F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, जब आपने समीशन का साइन लिया, समीशन के साइन में आपने ये चीज एक्सप्लेन कर दी है कि आपने यहां पे वैल्यूज हर एक चीज की, चाहे वो फोर्स है, एंगल है या डिस्प्लेसमेंट है, उसकी वैल्यू और साथ इसके एफ आई कॉस थीटा डेल्टा डी आई। ये लिखने का मतलब ये है कि अगर आप इनिशियल वैल्यू 1 रखोगे तो आपके पास वर्क 1 की वैल्यू आएगी, अगर आप इनिशियल वैल्यू 2 रखोगे तो आपके पास वर्क 2 आएगा, अगर आप यहां पे इनिशियल वैल्यू 3 रखोगे तो आपके पास 3 वर्क आ जाएगा। मतलब n की जगह पे, i की जगह पे वैल्यू पुट करने से आपके पास वर्क आ जाएगा। अगर आप ये कहो कि F1 से प्लस Fn तक आपने i सिर्फ लिखना है, तो वो नहीं, उससे पहले समीशन के साइन में आपने बताया कि मैंने 1 से लेकर n तक इन चीजों को एडअप कर दिया है। बेटा चेंज सर डिस्प्लेसमेंट कर्व भी हो सकता है। अगर यही टॉपिक आप चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट देखें तो हमने उसमें पढ़ा था चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वहां पे आप लोगों ने ये चीज देखी थी, जो पोजीशन में चेंज आ रहा है मेरा बेटा, वो तो आपके पास आ रहा है ए टू बी, वो तो आपके पास क्या आ रहा था, ये चीज नहीं आ रही थी, इस तरह था आपके पास, ए से बी तक जाना था आपने। जो पोजीशन में चेंज आया वो तो क्या है बेटा, ए टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन, तो इसको डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस बता दिया था। चेंज इन पोजीशन, जब पोजीशन में चेंज आएगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कर्व में तो ही हार है, लेकिन कर्व में भी चाहे हो तो जा तो आप ए टू बी रहे हो, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम उसको। और दूसरा ये कि मेरा बेटा जब स्मॉल बच में स्ट्रेट लाइन में दूंगा कैलकुलेट या डिवाइड कर दूंगा, तो हर एक कर्व का एरिया कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, या उसकी लेंथ कैलकुलेट करने क्या होती है, मुश्किल। स्ट्रेट लाइन की लेंथ कैलकुलेट करना क्या होती है, आसान। अगर आप कर्व में, आप सिंपल लाइफ में आप ये भी देखो, डेली आप कर्व बनाओ और कर्व की लेंथ कैलकुलेट करके बताएं, आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कर्व वो एक फ्लेक्सिबिलिटी में आ जाती है। तो इसलिए मेरा बेटा हम क्या लेते हैं, स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज द वर्क इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा स्केलर वेक्टर की क्वांटिटी की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 2 में, स्केलर उन क्वांटिटीज को कहा जाता है जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड काफी हो, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मुझे इतना बुखार है, वैल्यूज बता दो, इनफ है।
लेकिन इसके लिए ये नहीं बताना पड़ता कि मैं छत पे जाऊंगा तो इतना बुखार है, जमीन पे आ जाऊंगा तो कम हो जाएगा। तो ये वो वैल्यूज जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने, जैसे आपकी हाइट है, आपको हाइट बताने के लिए डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि छत में मेरी हाइट इतनी होगी, जमीन पे इतनी होगी। आप सिर्फ इतना बताओगे 5 फुट 9 इंच अगर आपकी हाइट है, आपने बता दिया, इनफ। दोस क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर। लेकिन जिसमें इस मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़े, जैसे कि मुझे फोर्स लगानी है तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में या तो मैं ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हूं या फिर पुल कर रहा हूं। और ग्राफ समझा दें कि एफ कोस थीटा क्यों लिखा, क्योंकि बेटे आपके पास यहां पे हम जो वर्क देख रहे हैं वो क्या रहे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने देखा एंगल भी चेंज हो रहा है, F1 cos थीटा 1, तो मैंने यहां पे F cos थीटा ले लिया। फोर्स ही लेते हैं ना y पे, और x पे क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे d लिया, यहां पे फोर्स ली। फोर्स क्या है, F cos थीटा, क्योंकि हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना होता है जिसकी वजह से वर्क हो रहा है। तो कल ये चीज प्रूव हो चुकी थी कि वर्क जिसकी वजह से हो रहा है वो F cos थीटा है, इसलिए यहां पे F cos थीटा ले लिया। और यहां पे स्मॉल पैचेस में पहला बेस डेल्टा D1, दूसरा बेस डेल्टा D2 एंड थर्ड बेस डेल्टा D3। अब ये जो बच्चे कहने हैं असाइनमेंट कैसे सेंड करेंगे, तो आपके पास इनबॉक्स का ऑप्शन भी है और या फिर आप पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा आप लोग पूछ लें। जो लोग एब्सेंट होते हैं क्लास में उन लोगों से यही चीज रिक्वेस्ट की जाएगी बार बार कि मेरा बेटा अगर आप क्लास लेते हैं डेली टाइमली टाइम पे, तो आप कोई भी क्वेश्चन करते हो उसका आपको उसी वक्त जवाब दे दिया जाता है। तो ये सबसे बेस्ट यही होता है। इसके अलावा जो लोग YouTube पे भी लेक्चर्स देख रहे होते हैं तो उनसे भी बेटा ये रिक्वेस्ट की, हाँ कल मैं ये चीज बता दूं कि 2 टॉपिक्स हो गए, तो कल इन 2 टॉपिक्स में से मैं 5 नंबर का टेस्ट डेफिनेटली बना दूंगा। मतलब 2 टॉपिक्स में से 5 नंबर का टेस्ट आएगा तो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल भी होगा और आसान भी होगा, क्योंकि सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं। और इस हफ्ते जैसे कि प्रीवियसली 2 वीक में आप देख रहे हो कि एक हफ्ते केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट हुआ, लास्ट वीक फिजिक्स का हुआ, और इस हफ्ते कमिंग सैटरडे को आपका इंग्लिश का टेस्ट होगा। सर रिजवान आपको सिलेबस के बारे में भी गाइड कर देंगे, बट ये चीज रिमेंबर याद रखें, इसी तरह 20 नंबर का इंग्लिश का टेस्ट होगा। और उसी तरह आपको जहरी सी बात, इस दफा या तो आपका प्राइस भी चेंज हो सकता है, जैसे कि यूएसबी के बाद बैग, और अब पता नहीं क्या होगा, आपको वो चीज भी सरप्राइज के साथ अनाउंस कर दी जाएगी। दोबारा से ये चीज बता दूं कि कमिंग सैटरडे को, इस आने वाले हफ्ते को आपका इंग्लिश का 20 नंबर का टेस्ट होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो मेरा बेटा आप लोग पूछ लें। मैं फिर बता रहा हूं कि जो लोग एब्सेंट थे, आज क्लास की स्ट्रेंथ इतनी कुछ खास नहीं थी, तो वो लोग क्लासेस जो टाइमली आपका 420 से 455 होता है डेली अटेंड किया करें, रोज क्वेश्चनिंग करें, ताकि आपका अगर कोई क्वेश्चन होता है उसको टाइमली रिप्लाई मिल जाए। कोई मतलब नहीं बेटा, आप असाइनमेंट पोस्ट कर दें या इनबॉक्स कर दें, इट्स अप टू यू। और आप मुझे ये असाइनमेंट डेफिनेटली टाइम पे सेंड किया करें ताकि मैं इसको चेक भी कर सकूं। वर्क कैसे स्केलर एफडी2 वेक्टर, आप लोगों ने बेटे बड़े अच्छे से बात पढ़ी हुई है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। 10 बिनते आप लोग अगर चैप्टर देखें, चैप्टर नंबर 2 द स्केलर प्रोडक्ट 2 वेक्टर, जब 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर 2 वेक्टर क्वांटिटीज, और हम उनका डॉट प्रोडक्ट मीन स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो इन दोनों को प्रोडक्ट करने से, ज़रब देने से जो आंसर आता है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आती है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो पूछ लें। वर्क को बताने के लिए डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती। क्या बात, अब्दुल्ला ने एक्सप्लेनेशन दिया आपको भाई, डायरेक्शन नहीं बतानी पड़ती, लेकिन उस डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे। और इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है तो मैं देख रहा हूं, आप लोग मुझे बता दें। अगेन दोबारा से बता दूं, कमिंग सैटरडे आने वाले हफ्ता को आपका आई थिंक 9 नवंबर का डे बन रहा है आपके पास, 9 नवंबर सैटरडे, ठीक है। 9 नवंबर को आपका इंग्लिश का 20 नंबर का ग्रैंड टेस्ट होगा। 9 नवंबर को इंग्लिश का 20 नंबर का ग्रैंड टेस्ट होगा, और कोशिश की है कि से ज़्यादा स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट करें। आपको पता है इसमें तो सब FA, ICS, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल सब स्टूडेंट्स हैं, सबने इंग्लिश पढ़नी होती है। तो होपफुली देखेंगे कि इंग्लिश में कौन 20 आउट ऑफ 20 लेता है। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।